हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अगर बात करें तो अनुच्छेद 330 से 342 तक, ठीक है, 330 से 342 क तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 क तक। देखिए, अगर बात करें तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 126वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेदों में 330 क और 332 क के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 331 के तहत अगर बात करें, 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया था, जिसके अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय होती है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था, 2 व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकता था। अनुच्छेद 333 के तहत अगर बात करें तो राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान निहित था। अनुच्छेद 334 के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदाय के संदर्भ में उपयुक्त विशेष उपबंध मूलतः 10 वर्षों के लिए थे, 10 ईयर्स के लिए थे, जिनकी अवधि को क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा। 95वें संविधान संशोधन, 95वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर बात करें तो देखिए, 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक की गई थी और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, यानी संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक। जबकि आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को पूर्व निर्धारित तिथि यानी संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष यानी 25 जनवरी 2020 से आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जनजातियों, देखिए अनुसूचित 338 है। तो आर्टिकल 338 जो है अनुसूचित जातियों, न कि जनजातियों, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और 338 क के तहत, ठीक है, 338 ए के तहत या क के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो है गठन का प्रावधान है। और ये कब शामिल किया गया? तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। तो 338 क याद रखिएगा, 338 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है और 338 क यानी 338 ए ये अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो है गठन का प्रावधान करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सी आर्य हैं, ठीक है, 13 मार्च 2024 से। अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सर्वप्रथम 1993 के संसदीय अधिनियम के तहत किया गया था तथा 2018 में इसे, याद रखिएगा, 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा
जो है प्रदान किया गया। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा अनुच्छेद 338 ख यानी बी जोड़कर 338 बी जोड़कर उसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किए गए। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर हैं 2 दिसंबर 2022 से। अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य के किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपालों से परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग 16 है संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, किससे संबंधित है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के भाग 16, भारतीय संविधान के भाग 16 के तहत कतिपय विशेष वर्गों के लिए उपबंधों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्देशित करने के प्रावधान को अब निष्प्रभावी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 330 में यानी आर्टिकल 330 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि ऐसा ही राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 332 के द्वारा किया गया है। थर्ड नंबर है किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति यानी ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य के किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 341(2) के तहत संसद विधि के द्वारा किसी जाति को निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित कर सकती है। इसी प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में अनुच्छेद 342 के द्वारा प्रदान की गई है। 4 नंबर है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारें द्वारा बनाई गई और संशोधित की जाती है। तो जो सही नहीं है वो है सी ऑप्शन कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकार के द्वारा बनाई या संशोधित की जाती है। सी ऑप्शन सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा 1950 में जारी आदेश के तहत बनाई गई है। साथ ही अनुच्छेद 341(2) और 342(2) के उपबंधों के तहत संसद ही इन सूचियों में कोई संशोधन विधि बनाकर कर सकती है। कोई जाति या जनजाति पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित की जा सकती है।
5 नंबर है अनुसूचित जनजाति का दर्जा है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा है। सही जवाब है धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, बी ऑप्शन। देखिए संविधान यानी अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है तथा इसमें किसी भी धर्म को मानने वाली जनजाति को शामिल किया जा सकता है, जबकि संविधान आदेश 1950 के पैरा 3 के अनुसार अनुसूचित जातियों में केवल हिंदू, जिसमें बौद्ध और सिख भी शामिल हैं, धर्म के व्यक्ति ही आ सकते हैं, अन्य के नहीं। 1956 में इस आदेश में संशोधन करके सिखों और 1990 में बौद्धों को सम्मिलित किया गया था। रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय धार्मिक और भारतीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस पैरा को निरस्त किए जाने की संस्तुति की थी। 6 नंबर है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। सही जवाब है आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक जो विशिष्टताएं हैं या जो इंडिकेटर है, पहला आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन तथा भौगोलिक अलगाव, ये सभी मतलब कि अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए सभी इंडिकेटर हैं। प्रश्न संख्या 7 है 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। सही जवाब है 1206, बी ऑप्शन। 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा संविधान आदेश 1950 में किए गए संशोधन के बाद अनुसूचित जातियों की सूची में अनुच्छेद अगर बात करें तो देखिए याद रखिएगा कि 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में किए गए संशोधन के बाद अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई थी। वर्तमान में यानी 15 फरवरी 2024 तक यथा संशोधित अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कुल जातियों या जाति समूहों की संख्या 1257 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है। 16.6%, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 8 है निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार देश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्य हैं। मध्य प्रदेश, तो अनुसूचित जनजाति वाला जो जनसंख्या वाला जो 4 राज्य हैं, सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 है, क्या पूछा गया। 9 में पूछा गया कि निम्न में से किनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। निम्न में से किसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है, तो राज्यसभा और राज्य विधान परिषद, ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में किए गए हैं। राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में किसी भी जाति के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 संघराज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में मतलब विधान परिषद का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है और इस अधिनियम की धारा 14(6) के तहत जम्मू और कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है 338 और 338 क, यानी इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया भी था। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 क जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक करके गठित किया गया। अनुच्छेद 338 के तहत अब केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की व्यवस्था है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 338 है संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। 12 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 338 बी ऑप्शन। 13 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 338 ए या क के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 क के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। 14 नंबर है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है 3 सदस्य, सी ऑप्शन। संविधान का अनुच्छेद 338 ए के खंड 2 के अनुसार संसद के द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? कौन संवैधानिक निकाय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी केवल दूसरा सही जवाब है। तो आपका सी ऑप्शन केवल दूसरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान का अनुच्छेद 338 ए के तहत किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक या सांविधिक निकाय है, क्योंकि इनका गठन संविधान विधियों के द्वारा किया गया है। 16 नंबर है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। सही जवाब है अनुच्छेद 331 के तहत, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो लोकसभा में उस समुदाय के दो मतलब कि व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकता था। अनुच्छेद 334 के उपबंधों के तहत यह व्यवस्था संविधान के प्रारंभ से 10 वर्षों के लिए मतलब था, जिसे संविधान संशोधन के द्वारा क्रमिक रूप से आगे बढ़ाया जाता रहा। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष कर दी गई। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 2019 के द्वारा 104वें संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को अगले 10 वर्षों के लिए, यानी संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया। एंग्लो इंडियन के नाम निर्देशन के प्रावधान की अवधि
आगे न बढ़ाते हुए अब जो है निष्प्रभावी कर दिया गया है। 17 नंबर है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 331 याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो अनुच्छेद 333 डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 333 में प्रावधानित है कि यदि किसी राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है तो उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। अनुच्छेद 334 के तहत उपयुक्त प्रावधान की अवधि 10 वर्षों तक थी, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता रहा। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया, वहीं आंग्ल भारतीयों के नाम निर्देशन के प्रावधान को अब आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, आपको मतलब कि चयन करना है कौन सा ऑप्शन सही है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो मानवाधिकार प्रलेख और वर्ष दिया गया, इसमें जो ऑप्शन है सही ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में अधिनियमित हुआ। बाल मजदूर अधिनियम 1986 में बना। निःशक्त जन यानी समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 में आया, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में आया। कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। भारत के निम्नलिखित संगठनों और निकायों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से मतलब कि कौन से संवैधानिक निकाय हैं, इनमें से कौन या कितने संवैधानिक निकाय हैं। देखिए इसमें केवल एक जो है संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय विधि आयोग तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद ठीक है निवारण आयोग, ये जो है संवैधानिक मतलब कि इनमें से केवल जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है मतलब कि संवैधानिक इनमें से केवल एक संवैधानिक निकाय है, वह है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी इसका सही जवाब है केवल एक। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में से केवल एक संवैधानिक निकाय है, वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। संवैधानिक निकाय से मतलब होता है ऐसे निकाय से जिसका प्रावधान संविधान में किया गया हो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 338 ख में जो है प्रावधानित है, यानी इसके बारे में उल्लेख है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय विधि आयोग का गठन भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किया जाता है। ये तीनों गैर संवैधानिक निकाय हैं। 21 है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो 102वां संवैधानिक संशोधन, सी ऑप्शन। 102 संविधान संशोधन यानी 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 से बी जोड़कर उसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए प्रावधान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 के संसदीय अधिनियम के तहत किया गया था। उपयुक्त संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 22 नंबर है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर, यानी बी ऑप्शन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन जनवरी 1953 में हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे।
और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिसलेनियस प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, यानी पूरी चैप्टर की हम लोग जो है ओवरव्यू लेंगे ताकि आपको पूरे रिकॉल हो पाए। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कीजिए। या एग्जाम फ्रेंजी एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।